अब सवालों और जवाबों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। आप सभी लोगों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की बात महाराजगंज से में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय श्री पंकज चौधरी जी का। आप लोगों से गुजारिश है कि जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज ये कार्यक्रम महाराजगंज में है। आज आप अपने लोगों के बीच में हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो जवाब होंगे वो अपनापन से भरा हुआ होगा, साफ दिल से होगा। तो सबसे पहले सवाल की शुरुआत करते हैं आपके अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने से। आपकी ताजपोशी हुई, कहीं रेस में थे नहीं, अचानक ये फैसला आया, लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया। 2 महीने के छोटे कार्यकाल में आपने पूर्व से पश्चिम तक का लगभग हर क्षेत्रीय इकाई का दौरा कर लिया। हर जगह अभूतपूर्व स्वागत हुआ, कई जगह बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई। तो इस भव्य स्वागत और सत्कार के साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, आपकी चुनौती भी बढ़ गई है। तो जनता के इस समर्थन का, अपने कार्यकर्ताओं के इस समर्थन को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इस कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। और जो आपने सवाल किया है कि मैं कहीं रेस में नहीं था और मुझे इस दायित्व का मिला, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया है और ऐसे प्रदेश का जिम्मेदारी मुझे दिया है जो अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो दुनिया का 5वां देश है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कोटि-कोटि धन्यवाद भी देता हूं। और इस बीच जो मुझे पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया, स्वागत किया, उससे मेरा मनोबल और बढ़ा हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और नेतृत्व ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभाते हुए और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर आने वाले 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम पूर्वांचल की धरती पर बैठे हैं और पूर्वांचल अभी यूपी की सत्ता का पावर सेंटर बन चुका है। यहाँ से थोड़ी दूर पर गोरखपुर है, वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, और गोरखपुर से 50-55 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका महाराजगंज है, जहाँ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। पहले ये पूर्व और पश्चिम का कॉम्बिनेशन मैच करने की कोशिश की जाती थी कि कोई एक बड़े नेता, बड़ी जिम्मेदारी एक पूर्व को मिले, एक पश्चिम को मिले। अब सब कुछ पूर्वांचल में है। तो इस बदलाव की वजह मैं जानना चाहता हूँ, क्या पूर्वांचल की अहमियत बढ़ गई है या फिर बीजेपी में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई फैसले नहीं होते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी जात की पार्टी नहीं है और किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर देश में देखें तो पूरे देश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी अगर देखें तो हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं। और हम संगठन के आधार पर निर्णय भी लेते हैं और संगठन के आधार पर कार्य भी करते हैं। और संगठन जैसा निर्णय लेता है, जिसकी जहां उपयोगिता होती है, वो दायित्व कार्यकर्ताओं को सौंपा जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ने जिस विश्वास के साथ मेरे कंधे पे दायित्व डाला है, निश्चित तौर से आने वाले समय में पूरे प्रदेश में एक रूपता के साथ काम करके और पार्टी को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूर्वांचल से आप खुद आते हैं, तो ये जो प्रदेश का पूर्वांचल का इलाका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड है, तो इन अलग अलग जगह की चुनौतियों को आप किस तरीके से देखते हैं? आप अपॉर्चुनिटी समझते हैं या कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत भी है, कहीं कोई चुनौती भी है? इन चुनौतियों से आप कैसे पार पाएंगे?
देखिए, राजनीति में चुनौती तो हमेशा बना रहता है, लेकिन हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करते हैं और पूरा संगठन मिल करके, चाहे हमारे सामने कोई भी चुनौती हो, उसको हम लोग कहीं ना कहीं निपटाने का भी काम करते हैं, सुलझाने का भी काम करते हैं। और हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि पूरे प्रदेश में मुझे जाने का अवसर मिल रहा, समझने का अवसर मिल रहा, सबसे मिलने का अवसर मिल रहा। और मैं आपके इस मंच के माध्यम से मैं विश्वास देना चाहता हूँ कि मेरे कार्य योजना में कोई क्षेत्र, कोई जात, कोई धर्मवाद नहीं रहेगा, सबको लेकर के चलने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आप 7 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। आपकी जो एक छवि है, साफ सुथरी, सहज तरीके से सब लोगों के लिए उपलब्ध, लगातार सतत संवाद बनाए रखने की छवि रही है। लेकिन इस सतत संवाद और सरल छवि के पीछे एक सख्त अनुशासन भी दिखता है। तो क्या इस छवि के साथ बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, 2027 में हैट्रिक लगाना चाहती है? आपको क्या लगता है, ये छवि कितनी मददगार साबित हो सकती है और इस छवि के साथ लोग अपने आप को, आपके कार्यकर्ता, आपके जनप्रतिनिधि कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आदमी का नेचर जो होता है और सिग्नेचर होता है, वो बदला नहीं जा सकता है। और मेरी छवि जो हमारे क्षेत्र में है, जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में है, मैं प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाराजगंज के हमारे, चूँकि लंबे समय से काम करने के नाते मुझे एक गार्जियन के रूप में देखते हैं और मैं भी एक गार्जियन के रूप में ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार करता हूं, उनके दुख सुख में खड़ा होता हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि यही नीति हमारी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ हम करें कि उनके, मैं गार्जियन के रूप में नहीं तो कम से कम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके और सबकी बात को सुन करके जो उचित निर्णय हो, संगठनात्मक निर्णय हो, उस दिशा में मैं बढ़ने का प्रयास करूंगा। लेकिन पंकज जी, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा चैलेंज आपको पार्टी की तरफ से दिया गया है, क्योंकि हैट्रिक लगाना है और आपने देखा जब एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर बन जाता है। अब जब आप चुनाव लड़े 2017 में और 2022 की स्थिति क्या थी, क्योंकि सीटें घटी और इधर अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर चल रहे, तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है? अब देखिए, जो अखिलेश यादव जी पीडीए लेके चल रहे हैं, मेरा मानना है कि पीडीए है क्या? पारिवारिक दल रिलायंस है। क्योंकि आप इंडी गठबंधन में अगर देखें तो जितने दल भी सम्मिलित हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी का परिवार ले लीजिए, चाहे वो कांग्रेस का परिवार ले लीजिए, चाहे लालू जी का परिवार ले लीजिए, चाहे ममता जी का परिवार ले लीजिए, जिसका भी ले लीजिए, पीडीए का मतलब क्या है? वो जो पीडीए का मतलब बताना चाहते हैं, अगर इनका पीडीए यही है कि सब कुछ उनके परिवार के भीतर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। और 11 साल से अगर आप देखें तो दिल्ली में सरकार चल रही, तो प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया है, उसको यथार्थ करके भी दिखाया है। आज हमारे विकास के जितने भी एजेंडे हैं, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो अगड़ा समाज का हो, चाहे पिछड़ा समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो। अगर आप देखें तो एक रूप सबको कहीं ना कहीं विकास करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ये पीडीए का एक गलत फहमी लोगों ने पैदा किया था, लेकिन जनता बहुत समझदार है। निश्चित तौर से आने वाले समय में हम अपने दिल्ली के कार्यों के आधार पर, दिल्ली सरकार के कार्यों के आधार पर और उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का एक परिवर्तन हुआ है, उत्तर प्रदेश का चेहरा में बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज था, माफिया राज था, उससे लोगों ने छुटकारा पाया है। इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और कहीं ना कहीं 2027 में फिर से हम प्रचंड बहुमत से जीत करके आएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय जी, इसी पीडीए के फॉर्मूला के तहत उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छी कामयाबी हासिल की। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि लोगों में भ्रम फैलाया गया। तो अब आपको लगता है कि पिछले 2-3 साल में आप जनता के बीच फैले इस भ्रम को तोड़ने में कामयाब रहे हैं? क्योंकि एक और भ्रम आ गया है, वो भ्रम यूजीसी का भ्रम है। इस भ्रम को भी काट आपको निकालना होगा, इस भ्रम को भी तोड़ना होगा। तो इसके लिए आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से क्या हो रहा है? देखिए, पिछली बार जो भ्रम उन्होंने फैलाया था कि संविधान में परिवर्तन हो जाएगा, हो गया? परिवर्तन तो नहीं हुआ। तो भ्रम बहुत दिनों तक नहीं चलता है, तत्कालिक चल सकता है। जहाँ तक आपने यूजीसी की बात किया है, यूजीसी अभी कोर्ट के निर्णय के
उसमें रुका हुआ है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारा नेतृत्व है वो 11 साल से दिल्ली में है और 25 साल से वो गुजरात और दिल्ली मिलाकर 25 साल से वो काम कर रहा है। ये विश्वास आपको करना चाहिए। मैं आपके मन से सबसे कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहते हुए किसी भी जात, किसी भी धर्म के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने पाएगा। अध्यक्ष महोदय जी, अभी तक आपके लिए चुनौती समाजवादी पार्टी था, जिसको आपने बहुत आसानी से मुकाबला भी किया और ज़्यादातर चुनाव में आपने जीत हासिल की। अब एक और चुनौती ज़मीन पर उतर आई है, बीएसपी पिछले कुछ दिनों से बहुत इनएक्टिव थी, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से वो काफ़ी एक्टिव हो गई है। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और सम्मेलन हो रहा है और उनका जो पुराना फॉर्मूला है, हिट फॉर्मूला है, दलित और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन। तो इस दलित और ब्राह्मण के कॉम्बिनेशन और बीएसपी के फिर से वापसी की तैयारी को आप किस तरीके से देखते हैं? कितना नफा, कितना नुकसान बीएसपी के उभार से आपको होगा? देखिए, बीएसपी का अपना निर्णय है, वो काम करते हैं, अपनी संगठन को बढ़ाना चाहते हैं, वो स्वतंत्र, वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बीएसपी का सवाल है, इस प्रदेश में बीएसपी और सपा दोनों मिल करके भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती रखे, उसका भी परिणाम आप लोगों ने देखा है। और जहाँ तक ब्राह्मणों को जोड़ने की बात है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, वो नारा मैं यहाँ पर लेना नहीं चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज या अगड़ा समाज, जो भी समाज है, वो चाहे बीएसपी हो चाहे सपा का हो, दोनों की कारगुजारी से परिचित है, उनके बहकावे में नहीं आने वाली। जब आपने एक कम्युनिटी की बात की तो पिछले दिनों चर्चा में था, हालांकि ये विपक्ष का ही आरोप है कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी कुछ बातों को लेकर नाराज है। क्या ये नाराजगी सचमुच है या ये भी एक भ्रम है? और इसमें मैं एक और सवाल जोड़ना चाहता हूँ। विधायकों की बैठक होती है, ब्राह्मणों के विधायकों की बैठक होती है, उसमें आपको कहना पड़ता है कि आपको बता के ये बैठक लेनी पड़ेगी, तो फिर और चर्चा का विषय बन गया था। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी है। यहाँ ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, मनिया भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, दलित भी हैं, सभी लोगों का एक समायोजन है, हम सबको ले करके चलते हैं। और ब्राह्मण, जहाँ तक नाराज का सवाल है, मुझे तो नहीं लगता, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, मैं 35 साल से यहाँ राजनीति कर रहा हूँ, यहाँ भी 2 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण हैं, यहाँ पे भी तमाम हमारे ब्राह्मण साथी बैठे हुए हैं। कौन नाराज है मुझे तो नहीं पता है, ये तो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि विधायकों की बैठक की बात, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के अनुशासन को जानता हूँ। मैंने पहले कहा कि हमारी सर्व समाज की पार्टी है, तो जातीय आधार पर बैठक करना उचित नहीं है। और हमने केवल ये कहा था कि इस प्रकार की बैठक नहीं होनी चाहिए और भविष्य में अगर होगी तो अनुशासन की श्रेणी में आएगी। बाकी मैंने ना किसी के ऊपर कोई कमेंट किया था, ये पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है कि जातिगत अगर बात हो तो अलग अलग जात की बैठक होगा तो पार्टी का जो हमारा एक जुटता है वो समाप्त होगा। एक आपका त्रिस्तरीय फॉर्मूला बड़ा हिट माना जाता है, उसकी काफ़ी चर्चा भी होती है। उस फॉर्मूले के तहत कहा जाता है कि विकास, संवाद और संगठन। थोड़ा इसको हल्का विस्तार से बताइए ताकि यह मैसेज आम लोगों तक और कार्यकर्ताओं तक भी जाए। देखिए, हम लोग पहले तो हमारा संगठन है, संगठन को हम पहले सर्वोपरि, हमारा संगठनात्मक पार्टी है, उसको लेकर के हम संगठन को लेकर के ही हमारी सरकारें बनती हैं, कार्यकर्ता के आधार पर ही हमारी सरकारें बनती हैं। और सरकार का जो काम होता है उस काम को धरातल तक ले जाने का काम इसी संगठन का है, इन्हीं कार्यकर्ताओं का है। कि हमारी जो दिल्ली सरकार काम की है या उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार की है और जन कल्याणकारी काम की है, आम जन की काम की है, उसको धरातल तक ले जा करके उसको बताना, वही हमारा संवाद है कि हमारी सरकार ने आपके लिए ये काम किया है। ये हम बखूबी, हम और सरकार मिलकर, सरकार एक्शन लेती है, उसको हम धरातल तक पहुंचाने का काम संगठन के माध्यम से करते भी हैं और संवाद भी करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अभी लाखों करोड़ों लोग आपको लाइव देख रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। 2027 का चुनाव है, जो चुनाव में ऑलरेडी विधायक हैं उनकी उम्मीदें तो आपसे है ही, जो विधायक नहीं है दावेदार भी हैं उनकी भी उम्मीदें और अपेक्षाएं आपसे हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि टिकट का फॉर्मूला क्या है, मैं क्या करूं अगले 1 साल में,
पिछले कुछ समय को अगर भूल भी जाएं तो इस आने वाले 1 साल में मैं क्या करूं कि मेरी दावेदारी मजबूत हो सके और मैं भी रेस में अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं। यानी टिकट किस परफॉर्मेंस का आधार क्या रहेगा? और बहुत सारे देखिए यहाँ तो विधायक भी बैठे हैं, अपनी तैयारी कर लेंगे, होमवर्क भी इनका अच्छा हो जाएगा और यहाँ से मैसेज भी जाएगा कि पार्टी इस आधार पर टिकट देने जा रही है इस बार। आपने अभी पहले ही पूछा कि जो राजनीति का मंत्र होता है, एक तो क्षेत्र में बना रहना और अगर पद पे हैं तो उस पद के हिसाब से आम जन का सहयोग करना और विकास करना। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, एक संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ एक व्यक्ति का निर्णय नहीं चलता है, समीक्षा होती है, संगठन बैठती है, पूरी समीक्षा करके उस हिसाब से फिर टिकट का वितरण होता है। अच्छा, एक सर्वे की भी बात आती है मीडिया में खासकर कि पहला सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे हो गया, उस बारे में कुछ बताएंगे? उसकी सच्चाई क्या सिर्फ सर्वे होता है या फिर नेता जो ग्राउंड्स पे जाते हैं, ज़मीनी हकीकत देखते हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के आप लोग कुछ तय करते हैं किसी के बारे में? देखिए, आजकल आधुनिक युग आ गया है और हर चीज़ को ठोक बजाने के लिए हम लोग संगठनात्मक सर्वे भी कराते हैं, बातें करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं और फिर सर्वे भी होता है। उस सर्वे आधार पे मैंने पहले कहा कि संगठन है, सब कुछ बैठ करके एक ग्रुप में बैठ करके एक फोरम हमारा होता है, उस फोरम के आधार पर निर्णय करते हैं। ये पूर्वांचल की मिट्टी है, अब फगुआ की बयार और बहार दोनों हैं। इसी फगुआ के साथ एक चर्चा ये है कि फगुआ के बाद आप संगठन में बदलाव करेंगे या आप अपनी नई टीम बनाएंगे। इस नई टीम में नई एनर्जी यानी युवा होंगे, अनुभव होगा, दोनों का तालमेल होगा, किन लोगों को प्राथमिकताएं दी जाएंगी, क्योंकि काम आसान नहीं है। जिनको भी आप संगठन में लाएंगे कांटों का ताज है, बहुत मेहनत करनी होगी। तो क्या संदेश है, क्या तैयारी है, किन लोगों को आप तरजीह, पूरब और पश्चिम का कॉम्बिनेशन होगा, जातीय क्षेत्रीय संतुलन होगा, किन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और जहाँ तक टीम की बात है, ये सही है कि चुनाव बहुत नज़दीक है, टीम बहुत जल्दी ही हम लोग बैठ करके घोषित करेंगे और जब टीम बनती है तो सभी चीज़ों पे चर्चा होती है। जो आपने कहा, क्षेत्र का, जाति का, एरिया का, सारी चीज़ का चर्चा करके हम लोग, युवा भी उसमें आएंगे, अनुभवी लोग भी रहेंगे, ताकि सबका मिश्रण करके आने वाले दिनों में हमें काम करने में सुविधाजनक हो, एक्सपीरियंस भी हो, नौजवान भी हो, सभी जाति धर्म के लोग भी हों, सभी क्षेत्र के लोग हों, इन सब को लेकर के टीम बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। पंकज जी, क्योंकि हमने संगठन की बात कर ली, चुनाव की बात कर ली, पीडीए फॉर्मूले की बात कर ली, आप केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं। अभी देखिए, केंद्र सरकार का भी बजट आया, उसके बाद यूपी सरकार का भी भारी भरकम बजट आया है और ये चुनावी बरस है क्योंकि चुनावी माहौल हो चुका है। कैसे देखते हैं इन दोनों बजटों को और यूपी के लिए कितना फायदेमंद होगा केंद्र का बजट और यूपी सरकार का जो बजट आया भारी भरकम 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप पिछला 11 साल उठा करके देखें, जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, उन सभी बजटों को आप देखेंगे तो जो अंतिम व्यक्ति है, जो हमारा दीनदयाल जी का संदेश है कि अंत्योदय, उस अंतिम व्यक्ति के से लेकर के देश का कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, दुनिया में कैसे भारत का गौरव बढ़े, जो हमारे यहाँ कमी है उसको कैसे हम पूर्ति करें, लगातार उस पर हमारे बजट का फोकस रहा है और ख़ासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार फोकस रहा है। और इस बार भी अगर आप देखें तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आने वाले 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसका मिश्रण है, उसका रोड मैप इस बजट में है। और आप देखें तो इस बजट में जो हमारे नौजवान हैं, किसान हैं, माता हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ आने वाले जो देश में चुनौतियां हैं, जो हमें चाहिए कि दुनिया में हमें नंबर 1 बनना है, तो कम से कम सभी क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना होगा, उन सब चीज़ पर फोकस करने का काम इस बजट में किया गया। इस बजट का अध्ययन करने से एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज़, यूपी के बजट के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, केंद्रीय बजट के संदर्भ में, कि हमने नवाचार पे खास जोर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने बात की है, ढेर सारे रिसर्च वर्क के बारे में बात की है, स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हम हर मंडल में एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाएंगे। अमूमन स्पोर्ट्स में तमाम तैयारियों के बाद हम कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं। तो ये जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं, जो नए विकसित भारत की तरफ देश को आगे ले जाना चाहती है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? इस प्रोसेस को और कितनी तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं?
आप बजट को अगर ध्यान से देखेंगे, पूरा बजट यहाँ नहीं बोला जा सकता, लेकिन आपने कुछ बिंदु को खुद भी रखा कि प्रधानमंत्री जी का जो इच्छा है कि आने वाले जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का सवाल है, जो हमारी आवश्यकता भविष्य में आने वाली है या अभी भी आवश्यकता, लेकिन हम उसकी पूर्ति विदेश से करते हैं, उन सब पे फोकस करने का काम किया। चाहे आप देखिए, अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर के विषय में 2.0 लेकर के हम आए, उसके बाद हम लेकर के आए हाई प्रिसिजन जो टनल निर्माण में काम आती है मशीनें, जो हमारे देश में नहीं बनती, हम विदेश पे निर्भर रहते हैं, उसको हम लेकर के आए। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लेकर के हम आए, हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर लेकर के हम आए। और जो अभी अब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा को बहुत बड़ा लाभ एक उत्तर प्रदेश को भी होने वाला है। चाहे आपका फ्रेट कॉरिडोर जो है उसका भी लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। MSME में हमने विशेष फोकस किया है, स्किल पे हमने विशेष फोकस किया है। आयुर्वेद जो कोविड के समय हमको सबको कहीं ना कहीं आयुर्वेद पे हम निर्भर रहे हैं, उसके लिए भी आयुर्वेदिक संस्थान 3 हम लेकर के इस बजट में लेकर के आए हैं। तो ऐसे कह लीजिए कि सभी क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लेकर हम आए हैं। हमारे नौजवान आगे बढ़ें, स्किल्ड हों, उसके लिए हम लैब लेकर के आए, क्रिएटेशन लैब, स्किल लैब हम लेकर के आए हैं, ताकि नौजवान हमारे आगे बढ़ सके। इन सब का फोकस इस बजट में किया गया है। और उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, अगर उत्तर प्रदेश की बजट में भी आप देखेंगे तो एक बड़ा बजट 67% गाँवों में विकास और बढ़ाने के लिए 67% हिस्सा उसमें रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 20% का बजट पूरे उत्तर प्रदेश के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा है। कुल मिला के कह लीजिए कि चाहे हमारी दिल्ली सरकार हो मोदी जी के नेतृत्व में, जो कि निर्मला जी के नेतृत्व में हमारा ये 9वां बजट है। एक प्रधानमंत्री के अंदर महिला के रूप में 9 बजट पेश करना, और साथ ही साथ मेरा भी सौभाग्य है कि उनके साथ मेरा भी ये 6वां बजट था। तो जो बजट हम लेकर के आए हैं वो कहीं ना कहीं दूरगामी बजट है और देश को और मजबूत करने वाले बजट है। सर, अब आपने भी दूरगामी शब्द का इस्तेमाल किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो बाकी बड़ी तैयारियों के साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि हमारे यहाँ सचमुच साफ़ सफाई की दिक्कत है। शहरों में देखेंगे तो इंक्रोचमेंट है, साफ़ सफाई की दिक्कत है। उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया, स्मार्ट सिटी की बात की इन्होंने, उस पर काम भी शुरू हुआ। गंगा की सफाई की बात हुई, यमुना की सफाई की बात हुई। बहुत बड़े बड़े जो ज़मीनी चीज़ थे और जो दूरगामी प्रभाव आपके टूरिज्म सेक्टर में, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत असर डाल सकते थे, वो अब कहीं धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस लक्ष्य को लेते हैं उस लक्ष्य को अंत तक पहुंचाते हैं। और ये अभी आप जितने भी कहा, चाहे स्वच्छता के विषय हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का विषय हो, इन जिन चीज़ों पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइफ का विषय हो, उन सब पे भी इस बजट में फोकस है। अगर आप ध्यान से उसको बजट को पढ़ेंगे तो उस सब चीज़ को कहीं छोड़ा नहीं गया है। और आप देखें तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा सोच रहता है कि देश कैसे हमारा नंबर 1 बने। चाहे वो स्वच्छता को लेकर शुरू किया तो उस समय काफ़ी लोगों ने मजाक भी उसका बनाया था कि साहब अब झाड़ू लगाया जाएगा और शौचालय बनाया जाएगा, जबकि गांधी जी की सोच थी कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, स्वच्छ भारत होना चाहिए। और उसको देखिए, आप अगर देखें तो करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों के घर में शौचालय भी हमने बनाया। आज पेयजल की व्यवस्था के लिए भी हम चिंतित हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जहाँ हम 4 लेन 6 लेन और एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, साथ ही गाँव तक भी कनेक्टिविटी जुटे, हर गाँव में बिजली कैसे पहुंच जाए वो हमने 100% पहुंचाने का काम किया है। जहाँ गांव में भी शहरों की तरह 18-20 घंटा बिजली पहुंचे, उसके लिए भी हमारी सरकार फोकस की है, तो ताकि लाइफ लोगों की इजी हो। गांव से छोड़ करके लोग जो शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे उसमें भी कमी आए। पंकज जी, एक सवाल ये है कि जीएसटी को लेकर मेरा सवाल, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी भी हैं। जीएसटी स्लैब में आप लोगों ने पहले हालांकि छूट दी, लेकिन इस बार के बजट में भी व्यापारी उम्मीद कर रहे थे कि कुछ स्लैब में कुछ बदलाव हो सकता है। तो क्या भविष्य में अभी उम्मीद लगाएं कि जीएसटी में होगा, या हमने जो दिया पहले दे दिया भाई, अब नहीं देंगे हम? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी का संबंध बजट से नहीं होता है, उसकी काउंसिल अलग होती है। और अगर आप देखेंगे तो 56वां काउंसिल की बैठक में जिस प्रकार से एक बम्पर छूट, जो 4 रेट था उसको हम लोग 2 रेट लेकर के आए, 2 रेट लेकर के आए, और कितना सरल जीएसटी को और कितना सरल बनाया जा सके उसके लिए लगातार जीएसटी काउंसिल में काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, 2027 के चुनाव के लिए आपका विक्ट्री फॉर्मूला क्या है, क्या मंत्र है और क्या मुद्दा है? ये आपके कार्यकर्ताओं के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विक्ट्री फार्मूला जो होता है कि सबको साथ लेकर के चलना, और हम कार्यकर्ता के बल पर ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कार्यकर्ताओं को कैसे हम संगठित करके, अनुशासित करके कैसे आगे बढ़ें, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, यहाँ बैठे सारे लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की क्या हाल थी और उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी। लोग उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे, व्यापारी भी यहाँ निवेश करने में भागता था। आज करोड़ों करोड़ निवेश भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश की लाइन ऑर्डर भी ठीक हुई है, आज गांव-गांव तक हमने बिजली भी पहुंचाया है। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर के, पूरे देश में क्या है, उत्तर प्रदेश में भी क्या है, इन सारे विकासों को लेकर के, और आम आदमी की सुरक्षा का जो सबसे बड़ा विषय था, जो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या हालत थी, ये हम आप सब जानते हैं। उसके बल पे उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। तो लेकिन सर, आप चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे या हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ेंगे? क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, एक विशेष वर्ग को परेशान करते हैं, आप बुलडोजर चलाते हैं तो एक विशेष वर्ग को टारगेट करने लगते हैं। और यूपी में तो यही होता है कि चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है, और वो धरातल पर दिखता भी है। अब इसको मैं डिटेल में जाऊंगा तो लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा कि सर समाज की पार्टी है। और अगर आप देखें तो 11 साल के मोदी सरकार के काम को अगर आकलन करें आप, और 2017 से लेकर जोगी जी के कामों को आकलन करें, आप मुझे एक उदाहरण बताइए कि मेरे किसी भी योजना में कहीं पे भी किसी के साथ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, किसी के साथ कोई भेदभाव किया गया हो। क्योंकि हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर हम काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम का जड़ ये लोग डालते हैं। हम तो जब हम सत्ता में आए, चुनाव में चाहे जो करें, हमारे क्रियान्वयन पे आप देखेंगे ना, 11 साल से आप बताइए मेरे सरकार में, किसी सरकार में, चाहे प्रदेश की सरकार में, चाहे दिल्ली की सरकार में, कहीं कोई हिंदू मुस्लिम हुआ हो? लेकिन पंकज जी वही तो कह रहे हैं ना कि मजारों को टारगेट किया जाता है तो बुलडोजर मजारों पे चलता है, मस्जिदों पे चलता है, किसी मंदिर पे तो चलाती नहीं योगी सरकार बुलडोजर। निश्चित तौर से अगर अवैध कहीं पर मजार होगा, चाहे मंदिर होगा, चाहे मस्जिद होगा, तो कानून अपना काम करेगी, कानून के हिसाब से काम होता है। अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ओवैसी साहब भी अब यूपी में दखल देना चाहते हैं, वो पंचायत चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, गठबंधन भी करना चाहते हैं अलग अलग दलों से। तो क्या चुनौती है या फिर बस ऐसे ही फियास्को है? देखिए, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आते हैं, उनका स्वागत है, उत्तर प्रदेश में आवे, लेकिन हमने पहले भी कहा कि यहाँ पर तो सबसे बड़ा गठबंधन सपा और बसपा मिल करके गठबंधन की है, तब भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती नहीं कर पाई है, उनका भी स्वागत हुआ हमें। एक और सवाल इसमें, जैसे अभी बीएसपी का आपने भी जिक्र किया, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और एक चर्चा होने लगी, बीएसपी हालांकि अपने दम पर ताल ठोकने के लिए तैयार है, कभी नौबत पड़ी भविष्य में तो बीएसपी से हाथ मिलाएंगे, ये चर्चाएं होने लगी हैं। देखिए, जो हमारी एनडीए की सरकार है वो काफ़ी मजबूत अलायंस है और हम एनडीए के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे। सर, हम महाराजगंज में हैं तो महाराजगंज की जनता के लिए क्या संदेश है, यहाँ के विकास के लिए क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? अब तो महाराजगंज नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, पूरे देश के हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हैं तो महाराजगंज के लोगों के लिए कोई भरोसा, कोई उम्मीद, कोई आश्वासन, हालांकि आपकी तरफ से लगातार सहयोग मिलता रहा है, फिर भी इस स्टेज से उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? पहली बात तो मैं महाराजगंज के सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ के सभी जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटे से सभासद के रूप में यहाँ पर आया था और महाराजगंज की जनता ने मुझे सांसद के रूप में बैठाया, और एक बार नहीं बैठाया, 7 बार बैठाया। आज उसी का परिणाम है, उन्होंने अवसर दिया, हमने काम किया, लोगों ने मेरा व्यवहार देखा, मेरा कार्यशैली देखा, और शायद मेरी पार्टी ने भी देखा। आज उसी का परिणाम है कि आज राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं फिर बधाई दूंगा कि उन्होंने मुझे इतने बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है, उनको मैं पुनः बधाई दूंगा। साथ ही साथ महाराजगंज की जनता, मैंने पहले कहा कि हमारे कार्यकर्ता तो मुझे गार्जियन के रूप में देखते हैं, और हमारी जनता, हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। मैं कभी भी यहाँ पर पक्षपात की राजनीति नहीं करता हूँ, और यही शायद मेरी सबसे बड़ी पूंजी है कि मेरे सामने जो सत्य होता है उसी का मैं साथ देता हूँ। और जहाँ तक विकास का सवाल है कि 1991 में मैं यहाँ आया था
और 1991 और 2000 ये हमारा 26 चल रहा है। 2026 में अगर देखेंगे तो महाराजगंज जमीन आसमान का अंतर आया है। जब भी हमें सांसद के रूप में अवसर मिला है उसमें भी डेवलपमेंट का बात किया हूँ, मंत्री के रूप में मिला है उसके रूप में भी डेवलपमेंट बात किया हूँ, भारत सरकार से योजना लाना हो, प्रदेश सरकार का काम हो। अगर आप महाराजगंज में देखें जो सड़कों को पहले हाल थी आज 2017 के पहले, आज महाराजगंज में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी मुख्य सड़कें हैं कोई सड़क बाकी नहीं है जो ना बना हो, कोई जिले में गांव नहीं है जहां पर बिजली ना पहुंचा हो। पानी की लगातार व्यवस्था की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा की जहां तक व्यवस्था, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, उन सब विद्यालयों का यहाँ पर हम लोगों ने लाने का काम किया। स्वास्थ्य का सवाल है, अभी मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ चालू हो गया है। अभी हम बजट में भी आप देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को 50% से ज़्यादा अपग्रेड करने का है। ट्रॉमा सेंटर हर जिले में आना है। बच्चियों के लिए जो विद्यालय हॉस्टल्स विद्यालय आने हैं हर जिले में, मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे जिले में सब मैंने भारत सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होने के साथ साथ महाराजगंज का पहले सबसे मेरे ऊपर जिम्मेदारी है विकास की। संगठन का जिम्मेदारी तो पूरे प्रदेश का है, लेकिन महाराजगंज के विकास की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर अभी है। जब तक है तब तक मैं महाराजगंज के विकास के लिए दिन रात एक करके काम करता रहूँगा। सर, आपने पार्षद से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र किया है। इस सफ़र में ढेर सारी चुनौतियां होगा, संघर्ष भी होगा, और ये किसी सपने के सच होने जैसा है। खासकर दूसरे दलों को अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे यादगार चीज़ें, कुछ ऐसे संघर्ष की कहानी जो आपके जेहन में है, जो आपको इंस्पायर करता है, कुछ सुनाना चाहेंगे, लोगों के साथ बांटना चाहेंगे ताकि वो भी इससे इंस्पिरेशन ले सकें। देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता था और पार्टी ने मुझे इतने बड़े पद के लिए यहाँ पर लड़ाया था, और मैं देखा उस समय बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे जो उस समय नामचीन थे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन मैं अपने सरलता, अपने सहजता और अपने कार्यकर्ताओं के बल पे सबको यहाँ पर परास्त करके, और उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि सरलता, सहजता और सबसे मिलना और सबसे बात करना, क्योंकि मेरा यह है कि सबकी बात सुननी चाहिए। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, मुझसे भी चूक हो सकती है, लेकिन अगर जो बात अपना कहने आता बात मैं सुनता हूँ तो निश्चित तौर से अगर मुझसे कुछ गलती चूक हो भी जाती है तो उसको मैं सुधारने का प्रयास करता हूँ, नहीं होता है तो उनको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, और इसी मार्ग के रास्ते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और भविष्य में भी इसी मार्ग के रास्ते से आगे अपना चलता रहूँगा। पंकज जी, एक मेरा सवाल, क्योंकि आप देश के एक तरह से खजांची थे, वहाँ दिल्ली में बैठकर जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब अध्यक्ष आपको बना दिया, वो काम अच्छा था या ये, क्योंकि यहाँ तो अब चैलेंज है 2027 जिस तरह जिक्र भी कर रहे हैं, अब ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, इतना घूमना आ रहा है। कल मैं देख रहा था आप लखनऊ से शायद चले होंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जगह जगह आपको 10-12 जगह रुकना पड़ा कार्यकर्ता को, तो ये चैलेंज ज़्यादा है या वो ठीक था कि यार वही ठीक था, पार्टी ने कहाँ जिम्मेदारी दे दी? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो दायित्व देती है कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय भी छोटा दायित्व नहीं था, और प्रदेश अध्यक्ष ये बहुत बड़ा दायित्व है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें पार्टी को आगे लेकर के जाना है, तो कहीं ना कहीं दोनों में तुलना नहीं किया जा सकता। वो भी बड़ा पद है और उससे बड़ा पद ही है। लौट रही है बीजेपी, हैट्रिक लग जाएगी? निश्चित तौर से मैं इन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जो मैंने पूरे प्रदेश में भ्रमण किया है और जो लोगों कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह दिखा है, उसके नाते मैं कह सकता हूं कि आने वाले साल भर में हम लोग मेहनत करके उन कार्यकर्ताओं को एकजुट करके निश्चित तौर से 27 में प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने महाराजगंज में हमारे प्रोग्राम में इतनी बेबाकी से और साफगोई, जो आपकी सहजता और सरलता है, उस सरलता के साथ आपने सभी सवालों के जवाब दिए। एक बार फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हो और तालियों से एक बार फिर से अभिनंदन कर। और सर आपको शुभकामनाएं जी मीडिया की तरफ से कि आप हैट्रिक की जो बात कह रहे हो, जो नई जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच।